मैंने मना किया था ना अतुल, गाजियाबाद चलने से पहले सोच लेना। और तुम जबरदस्ती सूरज को भी घसीट लाए। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? ये कोई पिकनिक नहीं है, अर्जेंट काम है। वरुण ने गुस्से में अतुल की तरफ देखते हुए कहा। अतुल थोड़ा सा डर गया, लेकिन फिर वरुण को देखकर बोला, भाई समझो ना आप, मेरा अपने दोस्त से मिलना बहुत जरूरी था। आपके साथ तो पापा ने मुझे भेज भी दिया, अकेले कभी नहीं आने देते। आप अपना काम करना भाई, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा और मैं अपने दोस्त से मिलने चला जाऊंगा और कल हम वापस देहरादून चलेंगे, ठीक है ना? वरुण देहरादून के फेमस चौधरी परिवार का इकलौता बेटा था, जिसे अपने बिजनेस से बहुत प्यार था। उसे फालतू की मस्तियां करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इन लोगों को बिजनेस से जुड़े एक अर्जेंट काम के चलते गाजियाबाद आना पड़ा। जब अतुल को पता चला तो वो भी उसके साथ आ गया। अतुल की बात सुनकर वरुण झल्ला कर बोला, तुम्हारे लिए टाइम की कोई कीमत नहीं होगी अतुल, लेकिन मेरे लिए टाइम बहुत कीमती है। गाड़ी शहर से बाहर निकल ही रही थी कि अचानक झटका लगा और गाड़ी एक तरफ झुक गई। वरुण गुस्से में बोला, लो अब ऊपर से पंचर भी हो गया, बहुत बढ़िया, आज का दिन ही खराब है, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। तभी उसका फोन बजने लगा और वो फोन लेकर गाड़ी से उतर गया और बात करते करते आगे की तरफ आ गया। उसे पता ही नहीं चला कि वो फोन पर बात करते करते एक मंदिर के पास पहुंच गया था। जैसे ही उसने फोन काटा, मंदिर से आती मीठे भजन की आवाज ने उसे जैसे जकड़ लिया। कुछ तो था उस आवाज में, बहुत अपनापन, बहुत सुकून। वरुण के कदम अपने आप मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। पीछे से अतुल चिल्लाया, अरे रुको भाई, कहाँ जा रहे हो? भाई रुको ना। लेकिन वरुण नहीं रुका, वो तो जैसे उस आवाज में खो सा गया था। वरुण बस आगे बढ़ता रहा। अतुल ने हार कर सूरज को देखा, भाई तो नहीं रुकने वाले, चलो तब तक हम पंचर ठीक करने का इंतजाम करते हैं। वरुण ने मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचकर जूते उतारे और चुपचाप सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर से आती भजन की मधुर आवाज उसके दिल को सुकून दे रही थी, मगर तभी कानों में कड़वी बातें सुनाई देने लगी। एक आदमी धीरे से बोला, क्या किस्मत है इस लड़की की, आवाज कितनी मीठी है, लेकिन भगवान ने रंग रूप नहीं दिया। दूसरा बोला, अरे उससे भी बुरी बात ये है कि उसका खुद का बाप भी उससे प्यार नहीं करता। तीसरा तंज कसते हुए बोला, रंग रूप तो भगवान के हाथ में होता है, मगर इसे तो अकल भी नहीं मिली, पढ़ाई में तेज होती तो कुछ कर लेती, अब जिंदगी भर मंदिर में भजन गाकर गुजारा करेगी क्या? वरुण को बहुत अजीब लगा ये सब सुनकर। वो खुद से बड़बड़ाया, लोगों की सोच कितनी घटिया है। मगर उस आवाज का जादू उसके दिल पर चढ़ चुका था। वो बिना सोचे उस लड़की के करीब आता गया। मंदिर के अंदर एक लड़की भक्ति में डूबी हुई शिवजी की आरती गा रही थी। उसकी पीठ भक्तों की तरफ थी। लंबी सी चोटी उसकी कमर के नीचे लहरा रही थी। बालों की एक लट बार बार उसके गालों को छू रही थी। उसकी आंखें बंद थी, चेहरा नहीं दिख रहा था, मगर आवाज में एक जादू था। वरुण बस उसे देखता ही रह गया। वो अजीब सा खिंचाव महसूस कर रहा था। वो धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और तभी उसने आगे शिवलिंग की तरफ देखा और हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली। मगर जैसे ही उसने आंखें खोली, वो वहीं जम गया। उसकी आंखें फटी रह गईं। दिल धक धक करने लगा। उसे यकीन नहीं हुआ। वरुण 2 कदम पीछे हट गया और थोड़ी तेज आवाज में चिल्लाया, सांप! जहाँ एक तरफ वरुण को सांप देखकर एक जोरदार झटका लगा, वहीं वो लड़की अपनी भक्ति में अब भी लीन थी। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में इसी लड़की की बहन नव्या अपनी अलग ही दुनिया में डूबी हुई थी। दिल्ली में बने एक गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में हल्की हल्की लाइट्स जल रही थी। नव्या अपने बॉयफ्रेंड विशाल की बाहों में खोई हुई थी। दोनों पागलों की तरह एक दूसरे को किस कर रहे थे। विशाल उसके गले पर किस करते हुए बोला, ओह नव्या, यू आर सो ब्यूटीफुल, आई एम क्रेजी फॉर यू। मन करता है कि तुम्हें खा जाऊं। नव्या की मदहोश सी आवाज निकली, आई लव यू टू विशाल। अचानक विशाल ने उसके गले पर हल्के से काट लिया। नव्या के मुंह से सिसकी निकली, आउच! विशाल आराम से, निशान रह गया तो मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। लेकिन विशाल कहाँ रुकने वाला था। वो और ज्यादा पागलों की तरह उसे किस करने लगा। तभी नव्या ने किसी तरह उसे पीछे किया और विशाल को देखकर गुस्से से बोली, क्या कर रहे हो विशाल तुम? सुनते क्यों नहीं हो? तुम्हें पता है ना, चाचू और पापा कभी भी वीडियो कॉल कर लेते हैं। मैं दिल्ली में हूँ, उनसे दूर हूँ, मगर पापा कभी एहसास नहीं होने देते कि मैं उनसे दूर हूँ। जानते हो ना उनकी सोच कैसी है।
अगर उन्हें भनक भी लग गई कि यहाँ मेरा एक बॉयफ्रेंड है तो हम दोनों की शामत आ जाएगी, समझे? विशाल की आंखों में तो इस वक्त सिर्फ नशा दिख रहा था और उसके सर पर मधोशी सवार थी। उसने नव्या का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ झटके से खींच लिया। वो फिर से नव्या के गले को होठों से छूते हुए बोला, ओह कम ऑन नव्या, बड़ी मुश्किल से प्राइवेट टाइम मिला है हमें, फालतू की बातों में से वेस्ट क्यों कर रही हो? इस वक्त मुझे प्यार भरी बातें सुननी है, तुम्हें मदहोश कर देना है, उसके अलावा मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। नव्या फिर से कुछ कहना चाहती थी लेकिन विशाल ने उसे मौका ही नहीं दिया और फिर से नव्या के होठों पर अपने होठ रख दिए। वो उसके होठों पर किस करते हुए बोला, ये वक्त सिर्फ मेरा है, मैं किसी और का नाम नहीं सुनना चाहता, तुम्हारे पापा का भी नहीं। नव्या जैसे फिर से उसकी बाहों में बिखर गई। वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे लेकिन विशाल ने अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस नहीं की थी, क्योंकि वो सच में नव्या को सच्चे दिल से प्यार करता था और शादी से पहले नव्या को प्रेग्नेंट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद में वरुण भागकर बाहर आया और एक मोटा सा डंडा उठाकर दौड़ते हुए फिर से मंदिर के अंदर आ गया। मंदिर के अंदर भक्तों की भीड़ थी, सभी आंखें बंद करके भजन में लीन थे। वही भजन जो अभी तक पूरे वातावरण को शांत और पवित्र बना रहा था, अचानक खत्म हो गया। वरुण की सांसें तेज चल रही थी। उसकी आंखों के सामने वही खतरनाक सांप था जो मंदिर के बीचों बीच शिवलिंग के पास कुंडली मारकर बैठा था। लेकिन वरुण को न शिवजी का ध्यान था न मंदिर का, उसे तो बस उस सांप से सबकी और अपनी जान बचानी थी। वो जोर से चिल्लाया, सब लोग पीछे हट जाओ, यहाँ सांप है। लोग एकदम घबरा गए लेकिन किसी के कुछ समझने से पहले ही वरुण ने लाठी उठाकर सांप की तरफ वार करने का फैसला किया, मगर तभी किसी ने पीछे से उसे धक्का दे दिया और वरुण मुंह के बल फर्श पर गिर पड़ा। उसके हाथ से डंडा दूर जा गिरा और उसका माथा फर्श से टकराया। उसके कानों में तभी एक मीठी सी लेकिन गुस्से से भरी आवाज गूंजी, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी शिवजी के नाग को मारने के बारे में सोचने की भी? वरुण ने दर्द से सिर सहलाते हुए आंखें उठाई। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी लेकिन वरुण उसके चेहरे को देख पाता कि उसी वक्त वो लड़की पलट गई और हाथ जोड़कर नाग देवता से माफी मांगने लगी। माफ करना नाग देवता, इस निर्बुद्धि ने आपके ऊपर लाठी उठाई, मैं उसकी तरफ से भी क्षमा मांगती हूँ। आप अपना आशीर्वाद हम सबके ऊपर बनाकर रखना। इतना बोलकर उसने सर झुका दिया और नाग देवता वहाँ से चुपचाप चले गए। ये देखकर तो वरुण की आंखें फटी की फटी रह गई। वो उठकर उस लड़की का चेहरा देख पाता कि तभी वहाँ एक और लड़की की आवाज आई, ध्वनि तुम्हारी पूजा पूरी हो गई, चलो वरना तुम्हारे पापा गुस्सा करेंगे। तुम्हें पता है ना तुम्हारे पापा को तुम्हारा इतनी देर तक बाहर रहना बिल्कुल पसंद नहीं, चलो घर चलो। इतना बोलते हुए उसकी दोस्त सोनाली ने ध्वनि का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती उसे खींचकर वहाँ से ले गई। वरुण बस उसकी पीठ को देखता रह गया। वरुण धीरे से बोला, ध्वनि बिल्कुल आवाज के जैसा नाम है। वहीं विशाल और नव्या का प्यार गहराता जा रहा था। तभी नव्या का फोन बजा। नव्या ने जैसे ही फोन उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तभी विशाल ने उसका हाथ पकड़कर उसके हाथ पर किस करके धीरे से कहा, गलत बात नव्या, ये वक्त सिर्फ मेरा है। फोन की घंटी बजते बजते कट गई। तभी अचानक फोन दोबारा बज उठा। इस बार नव्या को कुछ ज्यादा ही अजीब सा महसूस हुआ और वो विशाल को रोकते हुए बोली, विशाल एक मिनट प्लीज, मुझे फोन उठाने दो, कहीं घर से पापा का फोन हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। इतना कहते हुए नव्या ने किसी तरह विशाल से खुद को अलग किया। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। जैसे ही उसकी नजर फोन की स्क्रीन पर पड़ी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसे देखकर विशाल ने धीरे से पूछा, इतना डर क्यों रही हो तुम, किसका फोन है? नव्या ने डरते हुए उसे देखकर कहा, घर से है, चाचू का फोन है विशाल, मुझे बहुत डर लग रहा है। विशाल ने नव्या के कंधे पर हाथ रखा और उसे फोन की तरफ इशारा करके उठाने के लिए कहा, ये क्या बात हुई, तुमने अभी तक बात भी नहीं की और पहले ही डरने लगी? अरे पहले देखो तो सही वो क्या बोल रहे हैं, इतना डरने की जरूरत नहीं है। फोन उठाओ नव्या, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वैसे तो नव्या के चाचू उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन नव्या को पता था कि वो उसके पापा के खिलाफ कभी नहीं चाहते थे, इसलिए उसे आज डर लग रहा था। आखिरकार उसने फोन उठा ही लिया। नव्या धीरे से बोली, हेलो चाचू, कैसे हैं आप? उधर से नव्या के चाचा तेज प्रताप सिंह ने जो कुछ भी कहा, उसे सुनकर नव्या के हाथों से उसका फोन छूटकर बिस्तर पर गिर गया। क्या कहा था नव्या के चाचा ने जिस वजह से वो इतना ज्यादा डर गई थी?
क्या वो सांप वरुण को काट लेगा या फिर वरुण कुछ ऐसा करेगा जो सबकी सोच से परे होगा? क्यों डरती है नव्या अपने ही बाप से? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग। नव्या फोन उठाकर धीरे से बोली, हेलो चाचू, कैसे हैं आप? उधर से नव्या के चाचा तेज प्रताप सिंह ने जो कुछ भी कहा उसे सुनकर नव्या के हाथों से उसका फोन छूटकर बिस्तर पर गिर गया। नव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। विशाल उसे देखकर परेशान हो गया और उसने नव्या का हाथ पकड़कर पूछा, क्या हुआ नव्या, रो क्यों रही हो? क्या बोला तुम्हारे चाचा ने, बताओ ना, मुझे टेंशन हो रही है। नव्या ने विशाल को देखकर घबराते हुए कहा, विशाल, उन्होंने कहा है कि अगर मैं शिवरात्रि पर घर नहीं आई तो पापा बहुत नाराज होंगे, क्योंकि पापा ने मेरे लिए एक लड़का देखा है और शिवरात्रि पर वो लोग मुझे देखने आ रहे हैं। मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी विशाल, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये बोलकर नव्या उसके गले से लग गई। विशाल ने मुस्कुराते हुए उसकी पीठ सहलाई और धीरे से उसके कान में बोला, किसमें हिम्मत है जो तुम्हें मुझसे अलग कर दे? अभी थोड़ा भरोसा रखो अपने विशाल पर। अपने ससुर जी की सोन चिरैया को ऐसे उड़ाकर ले जाऊंगा कि लाख कोशिशों के बाद भी वो उसे पकड़ नहीं पाएंगे। ये सुनकर नव्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वो विशाल के कंधे पर मारते हुए बोली, तुम्हें हर वक्त मजाक सूझता रहता है विशाल, यहाँ मेरी जान हलक में अटकी पड़ी है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। विशाल ने प्यार से नव्या के गाल पर किस करते हुए कहा, अरे तो उनको बोल दो ना कि तुम नहीं आ सकती, यहाँ पर तुम्हारा कोई एग्जाम है, सिंपल। इतनी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रही हो? चिल करो यार, डोंट फियर व्हेन आई एम हियर, समझी माय डियर? विशाल ने अपना हाथ लगाते हुए ये लाइन इतनी स्टाइल से बोली कि रोती हुई नव्या भी हंसने लगी। उसे विशाल में यही बात अच्छी लगती थी। वो बड़ी से बड़ी सीरियस कंडीशन को भी ऐसा बना देता था और कभी नव्या को उदास नहीं होने देता था। लेकिन नव्या को ये भी पता था कि उसके पापा कितनी रूढ़िवादी सोच रखते थे, जिन्हें लड़कियों का पढ़ना लिखना बाहर घूमना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बड़ी मुश्किल से उसके चाचा तेज प्रताप सिंह और उसके दादा की वजह से नव्या को दिल्ली पढ़ने का मौका मिला था। अभी के लिए तो नव्या का मूड अच्छा हो चुका था और उसने सोच लिया था कि इस बार कोई न कोई बहाना बना देगी। ये सोचकर उसने तुरंत अपने चाचा को फोन लगा दिया। दूसरी तरफ से उसके चाचा तेज प्रताप सिंह ने तुरंत फोन उठा लिया। हेलो नव्या, तुम आ रही हो ना? तभी नव्या कुछ सोचकर हिचकिचाते हुए बोली, चाचू, मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम है, अगर मैंने वो नहीं दिया तो मेरी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। प्लीज आप पापा को समझा दीजिए ना कि मैं इस बार शिवरात्रि पर नहीं आ पाऊंगी। ये सुनते ही नव्या के चाचू तेज प्रताप सिंह एकदम से चौंक गए और थोड़े सख्त आवाज में बोले, तुम्हें होश भी है नव्या, तुम क्या बोल रही हो? तुम भाई साहब का कहा कैसे टाल सकती हो? अगर तुम नहीं आई तो उनका गुस्सा यहाँ प्रलय ला देगा। मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें आना होगा। नव्या के पास अब कोई चारा नहीं बचा था, कुछ भी करके उसे अपने चाचू को मनाना था, क्योंकि पूरे घर में एक वही थे जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। नव्या ने मासूमियत भरी आवाज में कहा, प्लीज चाचू, आप ही मेरा साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? दादाजी के जाने के बाद से सिर्फ आप ही तो हैं जिसे मैं अपने दिल की बात शेयर कर लेती हूँ और जो मुझे समझते हैं। प्लीज मुझे ये एक मौका दे दीजिए, एक बार पापा को बोल कर तो देखिए, हो सकता है वो मान जाए। आपको पता है ना पढ़ाई मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, मेरे सालों की मेहनत है चाचू। अगर ये एग्जाम नहीं दिया तो सब बर्बाद हो जाएगा, मैं ये सह नहीं पाऊंगी, मैं टूट जाऊंगी, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। नव्या की रिक्वेस्ट सुनकर तेज प्रताप का दिल पिघल गया। उसने एक गहरी सांस ली और कुछ सोचकर बोले, ठीक है, तुम्हारी खातिर मैं एक बार भाई साहब से बात करके देखूंगा, लेकिन आखिरी फैसला उन्हीं का होगा। इतना सुनते ही नव्या खुशी से उछल पड़ी और जोर से बोली, आई लव यू चाचू, यू आर द बेस्ट। मुझे पता है आप पापा को मना लोगे। आपको एक गुड न्यूज भी देनी थी, मैंने लास्ट एग्जाम्स में टॉप किया है, मुझे सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है। नव्या ने फोन रख दिया और वो खुशी से विशाल के गले लग गई और चहकते हुए बोली, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे थे, हर प्रॉब्लम का सलूशन चाचू के पास ही हो सकता है। मुझे पूरा भरोसा है कि वो मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल लेंगे। नव्या की बात सुनकर विशाल के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। थोड़ी देर उसके साथ रहने के बाद वो वहाँ से निकल गया और नव्या फिर से अपनी पढ़ाई करने बैठ गई। नव्या सच में बहुत होशियार थी और हमेशा अपने कॉलेज में टॉप भी करती थी। यहाँ नव्या को लग रहा था कि उसकी प्रॉब्लम दूर हो चुकी है,
लेकिन वहीं वरुण अपने सामने का नजारा देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। मंदिर में घंटियों की आवाज गूंज रही थी। वरुण फर्श पर पड़ा धीरे धीरे उठ रहा था। उसकी नजरें बस उस लड़की की तरफ थी जो अब वहां से जा चुकी थी। उसकी आवाज, उसका नाम, सब कुछ वरुण के दिमाग में गूंज रहा था। वरुण अपने आप से बड़बड़ाया, वो कौन थी और वो सांप ऐसे कैसे चला गया? वरुण अभी सोच ही रहा था कि तभी किसी ने अपना हाथ उसके आगे बढ़ाया। वरुण ने उठकर देखा। मंदिर के पुजारी जी उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। वो वरुण को देखकर मुस्कुराते हुए बोले, आओ बेटा, उठ जाओ, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? वरुण उनका हाथ पकड़कर उठ गया और इधर उधर देखने लगा। उसे देखकर पुजारी जी ने पूछा, किसे ढूंढ रहे हो बेटा? वरुण उन्हें देखकर बोला, वो लड़की जो अभी भजन गा रही थी, क्या नाम था उसका? हाँ, ध्वनि। वो कहाँ गई पुजारी जी? और उसने मुझे धक्का क्यों दिया था? मैं तो उस सांप से सबको बचा रहा था ना। देखो, सबकी आंखें बंद थी, अगर वो किसी को डस लेता तो? वरुण की बात सुनकर पुजारी जी धीरे से मुस्कुराए और ध्यान से उसका चेहरा देखने लगे। तभी उन्होंने वरुण को देखकर पूछा, कहाँ से आए हो बेटा? यहाँ आसपास के तो नहीं लगते तुम। शायद इसीलिए तुम्हें इस मंदिर की परंपरा के बारे में नहीं पता जो सदियों से चली आ रही है। ये सुनकर वरुण हैरान रह गया और उसने पुजारी जी को देखकर पूछा, कौन सी परंपरा? हाँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ, देहरादून से आया हूँ। यहाँ मेरी पास में ही गाड़ी पंचर हो गई थी। इस मंदिर से भजन की आवाज आई तो कदम खुद ब खुद इस तरफ पड़ गए। और वो सांप वाली बात, उसके बारे में क्या बोल रहे थे आप? पुजारी जी ने उसे नीचे बैठने का इशारा किया और फिर उसे देखकर बोलने लगे, बेटा, शिवरात्रि का पावन मास चल रहा है। 4 दिन बाद शिवरात्रि है और इस मंदिर की परंपरा है कि शिवरात्रि के पावन मास में हर दिन नाग देवता अपने भक्तों को दर्शन देने आते हैं। वह तो भोलेनाथ के दूत हैं, तो भला उनके भक्तों को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? जब भी ध्वनि बिटिया भजन गाती है, नाग देवता प्रकट होते हैं और भजन पूरा होने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। वो कहाँ से आते हैं, कहाँ गायब होते हैं, आज तक किसी को इस बात का पता नहीं चला। ईश्वर की माया, वही जाने। तभी अचानक पुजारी जी को कुछ याद आया और उन्होंने वरुण को देखकर पूछा, अरे बेटा, तुम तो खुद देवभूमि उत्तराखंड से हो, वो भूमि जो इतनी पावन है, और वहाँ तो जाने कितने ही तीर्थ स्थान और ऐसे स्थान हैं जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तपस्या की है। भोलेनाथ के भी वहाँ बहुत सारे मंदिर हैं ना, टपकेश्वर महादेव, चंदेश्वर महादेव, वीरभद्र महादेव, और भी जाने कितने ही मंदिर उत्तराखंड में हैं। फिर तुम तो भोलेनाथ की महिमा बहुत अच्छे से जानते होगे बेटा। पुजारी जी की बात सुनकर वरुण मुस्कुराते हुए बोला, हाँ पुजारी जी, मैं भी टपकेश्वर महादेव गया हूँ। अब मुझे सच में अफसोस हो रहा है, नाग देवता के ऊपर लाठी नहीं उठानी चाहिए थी, लेकिन मुझे इन सब चीजों के बारे में नहीं पता था। इतना बोलकर वरुण चुप हो गया। वो पुजारी जी से ध्वनि के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन जैसे उसके दिल और दिमाग में एक जंग छिड़ी हुई थी। दिमाग उसे लड़की के बारे में जानने से मना कर रहा था और दिल जैसे उसी के पास जाना चाह रहा था। आखिरकार वरुण के दिमाग की जीत हुई और वो उठकर खड़ा हो गया। उसने शिव जी के सामने हाथ जोड़े और पुजारी जी को देखकर बोला, ठीक है पुजारी जी, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। इतना बोलकर वो मंदिर की सीढ़ियाँ उतरने लगा। तभी अतुल उसके पास भागते हुए आया और वरुण को देखकर बोला, भाई गाड़ी ठीक हो गई है, चलो। आप तो ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। मैं तो आपको आवाज ही देता रह गया। आपको देखकर तो ऐसा लग रहा था कि कोई मंदिर की तरफ आपको खींच रहा है। अतुल लगातार बोले जा रहा था, लेकिन वरुण चुप था। उसने अतुल की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। वरुण चुपचाप अतुल के साथ गाड़ी में जाकर बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ ध्वनि सुनैना के साथ घर पहुंची। उसका घर एक बड़ी सी हवेली के जैसा था, जो देखने से काफी पुराना लग रहा था, पर पुरानी कलाकारी से बना वो घर आकर्षण का केंद्र था। शुरुआत में ही एक बड़ी सी शिव की मूर्ति रखी हुई थी, जिसे देखने से ही मन में सुकून सा उतर जाता था। जैसे ही ध्वनि घर के दरवाजे तक आई, अंदर से आई एक तेज आवाज ने उसके कदम वहीं पर रोक दिए और ध्वनि खड़ी खड़ी कांपने लगी। कहाँ थी आप इतनी देर तक? वक्त का अंदाजा भी है आपको? ये चाल चलन होते हैं अच्छे घर की लड़कियों के। किसकी आवाज थी जिसे सुनकर ध्वनि कांपने लगी थी? क्या नव्या जो चाहती है वो हो पाएगा, या फिर उसका ये फैसला नव्या की जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान लाने वाला है? क्या वरुण फिर से ध्वनि से मिल पाएगा? क्या मोड़ लेगी इन सब की कहानी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग।
ध्वनि दरवाजे पर ही रुक गई। उसके कदम मानो जमीन में गड़ गए थे। अंदर से आती वो आवाज उसके दिल में डर बसा रही थी। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसके सख्त मिजाज पिता मृदुल सिंह की थी, जिनका गुस्सा पूरे मोहल्ले में मशहूर था। सामने खड़े उसके पापा मृदुल सिंह ने तन पर जनेऊ धारण किया हुआ था। उन्होंने धोती पहनी हुई थी और उनके एक हाथ में मंदिर की घंटी और दूसरे हाथ में आरती की थाली थी, जिससे साफ पता चल गया था कि वो अभी अभी पूजा करके आए थे। सुनैना ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और फुसफुसाई, अंदर चल वरना और डांट पड़ेगी। ध्वनि कांपते हुए अंदर गई। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, मृदुल सिंह की नजरें उस पर पड़ी। उनकी आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। मृदुल जी बोले, कहाँ थी तुम इतनी देर तक? किसके साथ थी? मंदिर में भजन गाने गई थी या कोई और खेल खेलने? ध्वनि का गला सूख गया, उसकी आंखें भर आईं। वो कुछ बोल नहीं पाई। तभी उसकी माँ करुणा बीच में आई। करुणा नरम आवाज में बोली, छोड़ो ना जी, बच्ची है, मंदिर गई थी। मृदुल जी बोले, मुझे बहस नहीं सुननी। अगर फिर से इस घर से बिना पूछे निकली तो सब कुछ बंद करवा दूंगा। किसी से मिलने जुलने की जरूरत नहीं है। हमारी इज्जत सबसे ऊपर है, समझी? ध्वनि की आंख से आंसू गिर पड़े। सुनैना चुपचाप सब देख रही थी। ध्वनि ने माँ की तरफ देखा, लेकिन उनकी आंखों में भी मजबूरी थी। वहीं वरुण होटल के कमरे में चुपचाप बैठा था। उसकी नजरें छत को घूर रही थी। अतुल कब से बोलता जा रहा था, लेकिन वरुण उसकी एक बात भी नहीं सुन रहा था। तभी अतुल चुप होकर वरुण के पास बैठ गया और उसे देखकर बोला, भाई किसके बारे में सोच रहे हो? अचानक वरुण के मुंह से निकल गया, ध्वनि। ध्वनि का नाम सुनते ही अतुल ने हैरानी से पूछा, हाँ कौन ध्वनि? अपनी गलती का एहसास होते ही वरुण ने तुरंत बात बदल दी। ध्वनि मतलब आवाज। मैंने वहाँ मंदिर में भजन की इतनी सुंदर ध्वनि सुनी कि वही दिमाग में घूम रही है। उसी के बारे में बात कर रहा था। देख, रात हो चुकी है, जाकर सो जा और मुझे भी सोने दे। इतना सुनते ही अतुल ने सूरज को देखकर कुछ इशारा किया, जो दूसरे सोफे पर बैठा लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। अतुल का इशारा समझते ही सूरज ने डरते हुए वरुण को देखा और जोर से अपनी गर्दन नामे हिला दी। सूरज अंदर ही अंदर बड़बड़ाया, ये अतुल सर भी ना, खुद तो फंसेंगे ही, मुझे भी फंसाएंगे। ये तो फिर भी बच जाएंगे, आखिर वरुण सर के भाई जो हैं, लेकिन मुझ बेचारे का क्या होगा? मैं तो सिर्फ उनका पीए हूँ। मुझे तो वो कभी भी तबले की तरफ बजा देते हैं। जब अतुल ने देखा कि सूरज कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तब वो खुद ही वरुण के पास जाकर उसके कंधे दबाने लगा और मस्का लगाते हुए बोला, भाई मैं क्या कह रहा था, जब हम लोग यहाँ आ ही गए हैं तो चलिए ना थोड़ा सा चिल करके आते हैं। वो मेरा दोस्त भी क्लब में हमारा वेट कर रहा है। ये सुनते ही वरुण ने उसे घूर कर देखा और हल्के गुस्से से कहा, अब समझ में आया तुझे अपने दोस्त से क्यों मिलना था। ये था तेरा अर्जेंट काम, मतलब कि तुम्हें यहाँ क्लब में पार्टी करनी थी, है ना? अतुल ने वरुण को देखकर रिक्वेस्ट करते हुए कहा, भाई प्लीज चलो ना। वैसे भी वहाँ देहरादून में आप हमेशा काम में ही लगे रहते हो और मुझे भी काम में लगा कर रखते हो। कम से कम यहाँ तो थोड़ा सा एंजॉय करने दो। देखो दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, हम वहीं चलते हैं। वहाँ पर बहुत मस्त मस्त क्लब्स हैं। वैसे भी मेरे फ्रेंड अजय ने क्लब का एड्रेस भेज दिया है। प्लीज मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट मान लो, चलो ना। उसकी बात सुनकर आखिरकार वरुण ने एक गहरी सांस ली और कुर्सी से उठते हुए बोला, ठीक है, पहली और आखिरी बार तुम्हारी कोई नाजायज बात मान रहा हूँ। इसके बाद इस तरह की बात को मनवाने के बारे में सोचना भी मत। वहीं दूसरी तरफ नव्या ने तेज प्रताप को मना लिया था। तेज प्रताप भी चाहते थे कि नव्या अच्छे से अपनी पढ़ाई पूरी करे, इसलिए उन्होंने नव्या को भरोसा दिलाया कि वो उसके पापा मृदुल सिंह से इस बारे में बात करेंगे कि इस बार नव्या शिवरात्रि पर नहीं आ पाएगी। अब नव्या काफी खुश थी क्योंकि उसके सिर से एक टेंशन हट चुकी थी। तभी उसके फोन पर विशाल का मैसेज आया। उसने अगले दिन नव्या को इंडिया गेट पर मिलने के लिए बुलाया था। नव्या ने भी हाँ बोल दी और दोनों ने शाम को मिलने का प्लान फिक्स कर लिया। वहीं दूसरी तरफ वरुण और अतुल क्लब के बाहर पहुंचे। सूरज भी उनके साथ ही था। जैसे ही अतुल ने गाड़ी पार्क की, वरुण बाहर आया। उन लोगों से थोड़ी दूर पर खड़ी एक लड़की वरुण को बड़े ध्यान से देख रही थी। उसने एक छोटी सी शॉर्ट ड्रेस पहनी थी। वो बड़े स्टाइल से चलते हुए वरुण के पास आई और उसे देखकर बोली, हेलो हैंडसम, आई मस्ट से यू आर सो हॉट एंड हैंडसम। मुझे तो लगा था कि दिल्ली में तुम्हारे जैसे हैंडसम लड़के मिलने ही बंद हो गए, बट आई एम सो लकी। आई थिंक तुम भी क्लब आए हो, राइट? तो क्यों ना हम दोनों एक कपल की तरह अंदर चलें? वरुण को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने किसी तरह से अपने गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल किया। तब तक अतुल और सूरज भी गाड़ी से बाहर आ गए।
उस लड़की को वरुण के पास देखकर अतुल हंसने लगा। वहीं सूरज को डर लगने लगा। उसने अतुल को कोहनी मारते हुए कहा, अरे आप हंस क्यों रहे हैं? जाइए उस लड़की को रोकिए, वरना वरुण सर के गुस्से का ज्वालामुखी अगर फट गया तो वो बेचारी आज के बाद किसी लड़के की तरफ देखने से भी डरेगी। अतुल हंसते हुए बोला, अरे एक मिनट रुको ना, मजा आ रहा है। आखिर कब तक भाई लड़कियों से दूर रहेंगे? इसीलिए तो उन्हें यहाँ क्लब में लाया हूँ। क्या पता उन्हें यहाँ कोई पसंद आ जाए। क्यों, मुझे तो ये वाली भी बुरी नहीं लग रही। देखो तो कितनी हॉट और सेक्सी है। अतुल की बात सुनकर सूरज का मुंह खुला का खुला रह गया और वो सिर हिलाते हुए बोला, कितना अंतर है आप दोनों भाइयों में। एक वरुण सर है जो हमेशा सीरियस रहते हैं और बस काम की बात करते हैं, और एक आप है जो काम के अलावा हर तरह की बात करते हैं। खैर मुझे लग रहा है जल्दी ही आपको आपकी गलती का एहसास हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की वरुण के थोड़ा करीब आई और उसकी चेस्ट पर उंगली घुमाते हुए बोली, क्या सीना है तुम्हारा, इतना चौड़ा और एकदम मजबूत। मैं तो तड़प रही हूँ तुम्हें गले से लगाने के लिए। आई थिंक अब हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। तभी वो थोड़ा और पास आकर वरुण के कान में बोली, वैसे इस क्लब में प्राइवेट रूम भी मिलते हैं, मेरी तो हमेशा बुकिंग रहती है, तो क्यों ना आज की रात हम दोनों। बस इतना सुनना था कि वरुण के गुस्से का ज्वालामुखी आखिरकार फट पड़ा और वो गुस्से से चिल्लाया, जस्ट शट अप। अपनी इस घटिया सोच को अपने दिमाग में रखो, समझी? क्या लगता है तुम्हें कि हर एक लड़का ऐसी घटिया सोच लेकर चलता है? दफा हो जाओ यहाँ से। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। उस लड़की का मुंह खुला का खुला रह गया और वो थोड़ा गुस्से से वरुण को देखकर बोली, हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी इंसल्ट करने की? तुम हैंडसम हो तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलोगे। तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? मेरे पास आने के लिए लड़के अपनी जान तक देने को तैयार रहते हैं और तुम इतना एटीट्यूड दिखा रहे हो। शुक्र मनाओ कि मेरी जैसी सुंदर और हॉट लड़की खुद चलकर तुम्हारे पास आई है। वरुण गुस्से से हाथ जोड़ते हुए बोला, अगर तुम्हारे जैसी होती हैं सुंदर लड़कियां इतनी बदतमीज तो नहीं चाहिए मुझे ऐसी सुंदर लड़की, समझी? जाओ यहाँ से। मुझे इस तरह की लड़की की कोई जरूरत नहीं है जिसे अपनी इज्जत का कोई ख्याल ना हो, सो प्लीज लीव। तभी अतुल हड़बड़ाकर उसके पास आकर बोला, भाई आप अपना मूड खराब क्यों कर रहे हैं? चलो हम क्लब के अंदर चलते हैं, मेरा फ्रेंड वहाँ वेट कर रहा है। वरुण गुस्से में बोला, सीरियसली अतुल, डू यू थिंक ये सब कुछ देखने के बाद भी मैं तुम्हारे इस सो कॉल्ड क्लब के अंदर जाऊंगा? नेवर। मैं वापस जा रहा हूँ और सुबह होते ही हम देहरादून के लिए निकल जाएंगे। गॉट इट? चलो यहाँ से। ऐसी घटिया जगह पर ना तो मैं रहूंगा और ना ही तुम्हें जाने दूंगा। इतना बोलकर वरुण गुस्से से गाड़ी में बैठ गया। वहीं अतुल खा जाने वाली नजरों से उस लड़की को देखने लगा। उस बेचारे ने इतनी मुश्किल से क्लब आने के लिए वरुण को राजी किया था और इस लड़की ने उसके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया था। वो उसे देखकर गुस्से से बोला, मैडम इतनी बड़ी दिल्ली में आपको मेरा ही भाई मिला था अपने लटके झटके दिखाने के लिए। अरे आप तो निकल लोगी किसी और के साथ। यहाँ मेरे पूरे प्लान की धज्जियां उड़ा दी आपने, अब जाओ यहाँ से। तभी वरुण अंदर बैठा बैठा गुस्से से चिल्लाया, अतुल, सूरज, तुम लोग आ रहे हो या मैं खुद ड्राइव करके यहाँ से चला जाऊँ? फिर तुम दोनों अपना देख लेना कि कैसे आओगे। इतना सुनते ही सूरज तो तुरंत तेजी से जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और अतुल भी अपना मुंह लटकाकर वापस गाड़ी में जाकर बैठ गया। उसके बैठते ही वरुण फिर गुस्से में बोला, सूरज, गाड़ी वापस होटल की तरफ घुमाओ। इस घटिया जगह पर मैं एक पल और नहीं रहना चाहता। सूरज ने गाड़ी वापस होटल की तरफ मोड़ दी। जैसे ही वो लोग गाड़ी से नीचे उतरे, वरुण के फोन पर एक मैसेज आया जो उसके पापा का था। मैसेज को पढ़कर वरुण ने गहरी सांस ली और ओके लिखकर भेज दिया। आखिर क्यों मृदुल सिंह अपनी ही बेटी ध्वनि से नफरत करते थे? कौन सा मैसेज भेजा था वरुण के पापा ने उसे? क्या भोलेनाथ ध्वनि की जिंदगी में लाएंगे एक अच्छा हमसफर? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग।